This is a simple poem. It's about the beauty of the nature. Laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. जो येलो फ्लावर्स लटके हुए होते हैं, इन समर्स वी कैन सी सच टाइप ऑफ ट्रीज जिसमें पीले रंग के फूलों की एक बेल सी वो लटकी हुई होती है. इसकी ब्रांचेस भी हैंगिंग नीचे की तरफ लटकते हुए होते हैं. एंड इट हैज पॉइजनस सीड्स. और गोल्ड फिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. तो it is written by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still in the September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. So this is the time of September, यानी कि जब autumn season start हो जाता है. तो दोपहर के समय laburnum top यानी कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है. And the tree is standing still, बिल्कुल silent खड़ा हुआ है वो. उसके पत्ते नहीं हिल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव फॉलन. जो बचे हैं वो येलोइश हो चुके हैं. जो फ्लावर्स हैं वो भी येलो कलर के हैं और जितने जो सीड्स हैं वो सब गिर चुके हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trilling. जैसे ही गोल्डफिंच वहां आती है, आकर के ब्रांच के एंड पर बैठती है, तो एकदम से जो ट्री है उसमें हलचल होती है. स्टार्टलमेंट यानी चौंक जाना, जैसे कि कोई बिल्कुल साइलेंट चीज एकदम से हिल जाती है. सपोज द वाटर इज स्टिल, और उसमें जैसे ही हम कोई पत्थर डालते हैं तो एकदम से उसमें जो लहरें हैं वो उठने लगती हैं, यानी कि उसकी जो स्टिलनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो इन द सेम वे दिस ट्री इज स्टैंडिंग स्टिल, यानी कोई हलचल उसके अंदर नहीं है. और जैसे ही गोल्डफिंच आकर के बैठती है, ट्विचिंग चिरप यानी कि चहचहाती हुई, जो उसकी चिड़िया के बोलने की आवाज है, तो एकदम से उसमें पेड़ में हलचल स्टार्ट होती है. और उसके बाद वो ब्रांच एंड पर बैठने के बाद धीरे धीरे, जैसे कि एक लिजार्ड मूव करती है, इस तरह से धीरे धीरे वो ब्रांच पर चलती हुई अंदर की तरफ जाती है जहां उसने अपना नेस्ट बना रखा है. शी एंटर्स द थिकनेस, यानी जहां बीच में पेड़ के जो सेंटर वाला पार्ट है वहां तक वो पहुंचती है. और ऐसा लगता है जैसे कि एक मशीन स्टार्ट हो गई है ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स. बार बार वो वहां पर उड़ रही है, बाहर से आकर के वापस बैठ रही है. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर देयर, तो उसके पंखों की आवाज, उसके बोलने की आवाज आने लगती है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड फिल्स, पूरे पेड़ में हलचल स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. इट स्टार्ट्स मूविंग एज इफ इट इज ट्रेम्बलिंग. उसमें कंपन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड. It is the engine of a family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity mask. और सिर्फ पेड़ का हिलना, उसका जो मूवमेंट है वो हमको दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे जो बर्ड है दैट इज लाइक एन इंजन. उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, अभी तक जो मशीन, पेड़ जो था, द ट्री वाज साइलेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था. बट एज सून एज स्टार्ट्स फ्लाइंग इन द थिकनेस ऑफ द ट्री, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो इंजन था, उसने इंजन स्टार्ट किया और उस पेड़ में, पूरा उस ट्री में मूवमेंट स्टार्ट हो गया. लेकिन वो बर्ड नजर नहीं आ रही है बिकॉज द लीव्स, जितने भी लीव्स बचे हैं वो येलो कलर के हो चुके हैं. जो
फ्लावर्स हैं लेबनम ट्री के दैट आर ऑल्सो ऑफ येलो कलर, और जो बर्ड है उसके विंग्स भी येलो कलर के हैं, तो एवरीथिंग इज येलोविश। तो तब तक हमें वो बर्ड दिखाई नहीं देता, द मूवमेंट ऑफ द ट्री, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे ही वो बर्ड वापस ब्रांच एंड पर आकर के बैठती है, देन ओनली वी कैन से सी द फेस ऑफ द बर्ड, so showing her bared face identity mask. That means we can identify the bird only when it sits on the branch end. Then with very delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. उसके बाद when थोड़ी देर के बाद जब वो बर्ड वहां से वापस उड़ जाती है टुवर्ड्स द इंफिनिट, कहाँ जा रही है, वो वापस आसमान में उड़ जाती है, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। फिर ऐसा लगता है जैसे लेबनम ट्री जो है वो वापस खाली हो गया है, इट अगेन बिकम्स साइलेंट एंड स्टिल। सो ओनली द पोएट इज टेलिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि जब तक वो जो बर्ड है गोल्डफिंच वो बैठी हुई है वहां पर, वो मूवमेंट कर रही है, और कभी टहनी पर बैठ जाती है, ब्रांचेस पर बैठ जाती है, कभी अंदर बाहर बार बार अपनी फ्लाइट लेती है, उड़ती है टू फीड द एग्स एंड नेस्ट अपना जहां उसने बना रखा है वहां वो बार बार आती है, उड़ती है, तो वो पहचान में नहीं आती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑफ द येलो कलर, एंड द ट्रीज फ्लावर्स एंड लीव्स are also yellow in color. So it looks very beautiful, only we can see the movement of the tree. जैसे कि जो पेड़ अब तक बिल्कुल डेड था, साइलेंट था, उसमें एकदम से जान आ गई है, इट हैज बिकम अलाइव, दोबारा से जैसे वो जिंदा हो गया है। और दैट इज व्हाई द बर्ड इज कंपेयर्ड लाइक द इंजन, जिसने उस मशीन को, साइलेंट पड़ी हुई मशीन को स्टार्ट कर दिया है, और हम उसके अंदर हलचल मूवमेंट देख सकते हैं, एज इफ द ट्री हैज कम अलाइव। और फिर उसके बाद जब बर्ड वापस ब्रांच एंड पर आकर के बैठती है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका फेस तब दिखाई देगा, क्योंकि बाहर आने के बाद उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो दिखाई देगी। और जब फिर वापस वो चहचहाती हुई वहां से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इंफिनिट, यानी खुले आसमान में, कहाँ वो गई है वी डू नॉट नो। तो जैसे ही वो वापस जाती है, ऐसा लगता है वापस से जो लेबनम ट्री है वो साइलेंट हो गया है, खाली हो गया है। So this was a simple poem. Any stanza you want me to repeat? समझ में आ गया या दोबारा कुछ बताना है? Just tell me, is it clear? Or you want me to explain any stanza again? Yes, answer me. Or I should repeat any stanza? Apurva, Rohit. Okay then. Think it out. Only you have to do. Question number 1 is, what do you notice about the beginning and the ending of the poem? So beginning में भी the tree is silent, it is standing still, बिल्कुल खामोश वो खड़ा हुआ है, because there is no wind, उसके पत्ते भी नहीं बचे हैं, only a few leaves are remaining which have turned yellow,
यानी वो भी पीले पड़ चुके हैं ऑटम सीजन में। एज वी नो द लीव्स फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, तो काफी सारे पत्ते उसके गिर चुके हैं, सीड्स भी उसके गिर चुके हैं, और वो बिल्कुल खामोश, साइलेंट और स्टिल खड़ा हुआ है आफ्टरनून में। और जो सनलाइट है वो भी येलो है, जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी येलोइश हो चुके हैं, जो फ्लावर्स हैं वो भी येलो हैं, बट इट इज स्टैंडिंग स्टिल। और जैसे ही और एंड में भी व्हेन द बर्ड मूव्स अवे फ्रॉम द ट्री, तो फिर से वो उसी पोजीशन में आ जाता है। सो द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम इज सिमिलर। सिर्फ फर्क पड़ता है व्हेन द बर्ड कम्स देयर एंड मेक्स द ट्री अलाइव। क्वेश्चन नंबर 2 is, to what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? तो बर्ड के मूवमेंट को एक मशीन और इंजन की तरह कंपेयर किया गया है, इंजन की तरह, जिसने आकर के उस बंद पड़ी हुई मशीन को एकदम से स्टार्ट कर दिया है। व्हेन द बर्ड एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री, द मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके चहचहाने की आवाज, उसके विंग्स की आवाज वहां पर गूंजने लगती है, और जो ट्री है उसमें मूवमेंट होने लगता है। सो बर्ड इज कंपेयर टू द इंजन, जैसे कि बर्ड ने आकर के उसको इंजन को स्टार्ट कर दिया, मशीन को स्टार्ट कर दिया, और द ट्री हैज बिकम अलाइव। Why is the image of the engine evoked by the poet? Because अभी तक जो वो पेड़ था वो बिल्कुल साइलेंट स्टिल खड़ा हुआ था, जैसे कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, जैसे कि कोई मशीन पड़ी रहती है, और जैसे ही हम उस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें मूवमेंट और ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। So that is why the bird is compared to the engine, कि उसने आकर के उस पेड़ में हलचल शुरू की, मूवमेंट स्टार्ट किया, एंड ऐसा लगा जैसे कि वो अभी तक जो एक डेड बॉडी की तरह वो पेड़ खड़ा हुआ था वो वापस से जिंदा हो गया। इट हैज बिकम अलाइव। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? तो द वे द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि किस तरह से जरूरी है ये बर्ड्स वगैरह का आना जाना, अदरवाइज द ट्रीज आर साइलेंट, दे आर स्टैंडिंग स्टिल। उनकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है वेन एवर द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज एंड द ब्रांचेस। द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स मेक them alive, and in a way it completes the beauty of the tree. What does the phrase her bared face identity mask mean? her bared face identity mask का मतलब है कि जब तक वो अंदर थिकनेस में बैठी हुई थी, तो बिकॉज ऑफ द sunlight is also yellow, the leaves of the trees are also yellow, the flowers are yellow, and the birds wings are also yellow. So हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं till the bird comes and sits at the branch end. जब तक वो ब्रांच एंड पर आकर के बैठती है तब हम उसको पहचान पाते हैं, अदरवाइज ऐसा लगता था जैसे उसने मास्क लगा रखा है, मतलब हम उसकी आइडेंटिटी को नहीं देख पाते हैं। और ब्रांच एंड पर जब वो आकर के बैठती है तब हम उस बर्ड को देख पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। सो ओनली यू हैव टू डू these 5 questions in this poem. Is it clear? Have you understood? Okay then, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं in your notebook. Only these 5 questions you have to do.
रोहित, ओनली थिंक इट आउट में जो 5 क्वेश्चंस हैं वो ही करने हैं, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस पोएम. इज इट क्लियर? Okay, then we'll start this lesson 4, landscape of the soul. ये भी नेचर का ही डिस्क्रिप्शन है. इट्स अबाउट द पेंटिंग्स. पहले जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी और उनमें कुछ ना कुछ थीम पर वो बेस्ड होती थी, उसके कोई ना कोई मैसेज उन पेंटिंग्स में होता था. तो उसके बारे में ये चैप्टर है. नैथाली ट्रॉवेरॉय ने इसको लिखा है. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. और इसी तरह की यहाँ पर जो चाइनीज और यूरोपियन पेंटिंग्स हैं उनमें कंट्रास्ट बताया गया है. और जैसा कि मैंने बताया, पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ मैसेज होता था, कोई स्टोरीज होती थी. तो इसी तरह की एक पुरानी कहानी है, एक वंडरफुल ओल्ड स्टोरी है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम वू डाओजी वॉज अ पेंटर जो 8th सेंचुरी में था. और उसकी लास्ट पेंटिंग एक लैंडस्केप थी. लैंडस्केप मीन्स द नेचुरल सीन, जो नेचर का सीन होता है जिसमें माउंटेन्स होते हैं, वाटर होता है और ग्रासलैंड्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं. तो इट वाज अ लैंडस्केप जिसको उसने बनाया था एम्परर जुएंगजोंग के लिए. और जुएंगजोंग को वो पेंटिंग अपनी पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए चाहिए थी. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क. उसने अपना जो पेंटिंग है, जो वर्क है, उसको एक स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था. सिर्फ एम्परर ही वो देख सकता था. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. और बहुत देर तक जो एम्परर है, उस वंडरफुल सीन, जो लैंडस्केप उसने पेंट किया था, पेंटर ने उसको देखता रहा, उसको एडमायर करता रहा, उसको ध्यान से वो देखता रहा, उसकी ब्यूटी को एडमायर करता रहा. उसमें उसको फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स वर फ्लोटिंग इन द स्काई. जो मैन है वो हिली पाथ पे रास्ते पर जा रहे थे. बर्ड्स वर इन फ्लाइट, चिड़िया उड़ रही थी. तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. और फिर पेंटर ने कहा कि ये जो गुफा है माउंटेन के फुट पे, यानी कि नीचे की तरफ बेस पे जो गुफा बनी हुई है, वहां पर एक स्पिरिट यानी कि एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left,
and the artist was never seen again in this world. तो उसने कहा कि इसमें एक आत्मा, एक स्पिरिट रहती है। पेंटर ने ताली बजाई और उस गुफा का दरवाजा जो था वो खुल गया, और उसने कहा कि अंदर से ये जो गुफा है ये बहुत शानदार है। स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, और इतनी शानदार है कि शब्दों में इसको नहीं बताया जा सकता। सो लेट मी शो यू फ्रॉम इट, फ्रॉम इनसाइड। तो उसने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जाने का रास्ता और इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही पेंटर उस केव में एंटर हुआ, जो उसकी एंट्रेंस थी उसका दरवाजा बाहर से बंद हो गया, और इससे पहले की जो एम्परर है वो हैरान था कि अचानक हो क्या रहा है, और वो कुछ बोल पाता इतनी देर में ही जो पेंटिंग थी वो वहां से गायब हो गई। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। और उसके बाद किसी ने भी, जो वू डाउजी की जो भी पेंटिंग थी उसका कोई निशान वहां नहीं बचा, और किसी ने उसके बाद वू डाउजी को देखा भी नहीं, यानी कि वो भी पेंटिंग के साथ गायब हो गया। तो इस तरह की स्टोरीज अक्सर सुनाई जाती हैं, प्रचलित हैं, जैसे लोक कथाएं होती हैं हमारे यहाँ, फोक स्टोरीज होती हैं, इसी तरह से ये स्टोरीज सुनाई जाती हैं। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. और इस तरह की स्टोरीज चाइना के क्लासिकल एजुकेशन, यानी कि जो साहित्य जो पढ़ाया जाता है चाइना में, उसका ये हिस्सा है। कन्फ्यूशियस और जुआंगजी वहाँ के राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, फिलोसोफर्स हैं। तो वो, इनकी जो बुक्स हैं इनमें इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनकी हेल्प जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए इनकी मदद लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं, ताकि जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, वो सही रास्ते पर चल सके, उनको हम राइट डायरेक्शन दे सकें। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है किस्सा, जो किस्से सुनाए जाते हैं जो सच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दे आर शॉर्टर देन द स्टोरीज। तो इस तरह के किस्से जो है वो दिखाते हैं कि आर्ट में एक्चुअली क्या क्या छुपा हुआ है। कला जो है, यानी आर्टिस्ट लोग जो करते हैं वो क्या सोच करके करते हैं, व्हाट दे वांट टू डिपिक्ट, क्या वो दिखाना चाहते हैं। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders, representative of Western painting. तो एक तरफ ये स्टोरी थी जो भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी, दूसरी तरफ एक और स्टोरी है। एक और फेमस पेंटर था जिसने ड्रैगन का पिक्चर बनाया था, लेकिन उसने उसकी आंख नहीं बनाई क्योंकि उसको डर था कि वो उसको देख रहा है और वो पेंटिंग से बाहर निकल आएगा। तो ये भी एक तरह की ओल्ड स्टोरी है, जो ऑथर है उसके नेटिव प्लेस, यानी कि जो बर्थ प्लेस है जहाँ का वो रहने वाला है, फ्लैंडर्स में, तो वहां पर अक्सर इस तरह की स्टोरी सुनाई जाती है। और इससे हमें वेस्टर्न पेंटिंग, यानी कि जो यूरोप वगैरह में बनाई जाती है, उनके बारे में पता चलता है। इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quinton Matses fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a So Quinton sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. और इसी तरह से 15th सेंचुरी में एंटवर्प नाम का एक ब्लैक स्मिथ था जो अपने काम में बहुत ही कुशल था, स्किल्ड था। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, लोहे की चीजें बनाने का।
तो ही वॉज अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसका नाम था क्विंटन मैक्सीज। एंटवर्प इज द नेम ऑफ द प्लेस। 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैक्सी, एंड ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। So he wanted to marry a painter's daughter. The father would not accept, लेकिन उसके फादर ऐसा दामाद स्वीकार नहीं करना चाहते थे जो कि ब्लैक स्मिथ हो। He wanted a definitely he wanted a painter to marry his daughter. So ब्लैक स्मिथ से वो शादी नहीं करना चाहते थे अपनी बेटी की। तो क्विंटन स्नीक यानी चुपचाप वो पेंटर के स्टूडियो में घुसा और उसने उसके जो पैनल है, जो उसका बोर्ड है, वहां पर एक फ्लाई बनाई और वो इतनी रियलिस्टिक थी, इतने कुशलता से बनाई गई थी, ऐसा लगता था कि वो पेंटिंग नहीं है बट इट इज अलाइव, यानी कि वो जिंदा जो फ्लाई है वो वहां बैठी हुई है। और जो मास्टर था यानी कि वो जो पेंटर था वो भी उससे धोखा खा गया, उसने उसको उड़ाने की कोशिश की एंड देन ही अंडरस्टूड दैट इट वाज अ पेंटिंग, नॉट द रियल फ्लाई। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो और उसने उसके काम से वो बहुत खुश हुआ, उसने उसको अपना अप्रेंटिस रख लिया, यानी कि जो काम सीखते हैं, नौसिखिया। अप्रेंटिस यानी कि जो नया नया कोई काम सीखना स्टार्ट करते हैं, तो उसने उसको अपना शिष्य बना लिया क्विंटन को, उस पेंटर ने, और अपने स्टूडियो में उसको आर्ट वर्क सिखाने लगा। Then he married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. And finally, he married the painter's daughter, जिससे कि वो शादी करना चाहता था, एंड वो बाद में जाकर के अपनी एज का, अपने टाइम का बहुत फेमस पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो इस तरह से ये दो स्टोरीज जो हमने पढ़ी वो अलग अलग चीजों को डिपिक्ट करती हैं। एक तरफ ये है इल्यूजनिस्टिक, यानी कि जो भ्रम पैदा कर दे बिल्कुल लाइव होने का, इल्यूजन यानी भ्रम। तो यहाँ जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं यहाँ पर परफेक्शन देखा जाता है, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जो बिल्कुल लाइव लगे, जो बिल्कुल जिंदा लगे, जिनसे हमें लगे कि वो पेंटिंग नहीं है बट इट इज अ लाइव थिंग। और दूसरी तरफ चाइना में यानी कि एशिया में पेंटिंग जो होती है उसमें कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होता है, उसमें दिखाया जाता है, इट सिंबलाइजेस द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी कि अंदर से जो लाइफ है, लाइफ से उसको कंपेयर किया जाता है एशिया में। तो इट depicts the essence of inner life and spirit in Asia. So in this way both these stories are different and both the paintings in Asia and in Europe are also different. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. तो चाइनीज स्टोरी जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट पैराग्राफ में, उसमें एम्परर एक पेंटिंग चाहता है और वो पेंटिंग बनने के बाद वो उसका जो आउटर अपीयरेंस है, यानी फिजिकली जैसी वो बाहर से दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल है, बर्ड्स हैं, स्काई है, क्लाउड्स हैं, तो वो जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन आर्टिस्ट उसको सही मीनिंग बताना चाहता है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है उस पेंटिंग के द्वारा, अंदर से कौन सा मैसेज वो देना चाहता है। एम्परर एक टेरिटरी पर रूल कर सकता है, यानी कि अपने किंगडम पर रूल कर सकता है,
जो भी उसने जीता है, लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जानता है कि अंदर का रास्ता क्या है। यानी कि एम्परर सिर्फ बाहरी फिजिकल अपीयरेंस को अप्रिशिएट कर सकता है, बट वो आर्टिस्ट जिसने उस पेंटिंग को बनाया है वही उसका रियल मीनिंग समझा सकता है। सो द आर्टिस्ट सेज लेट मी शो द वे। अब यहाँ पर लेट मी शो द वे का मतलब है द डाउ, डाउ मीन्स अ डबल, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, यानी कि रास्ता और तरीका जो है, एंड द मिस्टीरियस वर्क, मिस्टीरियस जिसमें कुछ रहस्य होता है, मिस्ट्री होती है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो ये मिस्ट्री जो यूनिवर्स की मिस्ट्री है, यानी ब्रह्मांड जो है हमारा वो इतना विशाल है कि उसके रहस्यों को समझना हमारे बस में नहीं है। और अभी तक कोई भी उस उन सारी मिस्ट्रीज को नहीं सॉल्व कर पाया है जो यूनिवर्स में मौजूद है। अभी तक पूरे यूनिवर्स को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, बिकॉज इट इज टू वास्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन। और इसीलिए उसमें दिखाया जाता है, उस स्टोरी में बताया जाता है दैट द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग गायब हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट जो कहना चाहता था, जो बताना चाहता था, जो डिपेक्ट करना चाहता था, वो कर चुका। एंड बियॉन्ड एनी मटेरियल इम्पोर्टेंस अपेयरेंस, यानी कि जो फिजिकल अपेयरेंस है, मटेरियल यानी भौतिक जो अपेयरेंस है, जैसी की चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनमें रियल मीनिंग छुपे हुए होते हैं, कुछ मिस्ट्री छुपी हुई होती है, कुछ रहस्य छुपे हुए होते हैं जो आर्टिस्ट हम तक वो मैसेज पहुंचाना चाहता है। इज दैट क्लियर? यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दोबारा से एक बार इस लेसन को आप पढ़ेंगे ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकें। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर?